हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम है वरुण प्रधान और आज हम MPPSC प्रिलिमिनरी एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे पॉसिबल आंसर की। पॉसिबल आंसर की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को लेकर अभी डाइसी है और वो तब क्लियर होगी जब MPPSC अपनी ऑफिशियल की रिलीज करेगी। फिर भी हम एक पॉसिबल आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर करेंगे। पार्ट 1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 50 कवर राहुल सर ने किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि वो आपने नहीं देखा है तो उसे आप पहले देखें, फिर क्वेश्चन 51 से 100 तक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो सेट हम ले रहे हैं वो सेट डी है, लेकिन यदि आपका सेट ए, बी या सी था तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की नंबरिंग बदलती है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट एंड प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो था वो एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर भी देखेंगे, साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और जो टेक्निक हम इसमें अप्लाई करते हैं वो कहलाती है एलिमिनेशन टेक्निक। कभी कभी ये होता है कि एक कॉलम में जो एंट्रीज हैं वो सारी आपको ना पता हो, पर कुछ एंट्रीज जो आपको पता हो उनके बेसिस पर भी आप आंसर रिड्यूस कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। पहला कॉलम है जिसमें 5 नाम दिए हुए हैं और दूसरा कॉलम है जिसमें 5 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। ये उन 5 लोगों के नाम हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और साथ ही किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो हमें उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ लिस्ट को मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। सो लेट अस प्रोसीड विद फर्स्ट नेम। पहला नाम है ऑनरेबल PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव सर्व्ड एज द Prime Minister of our country. He is famous for a very important reform, that is इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर कहे जाते हैं PV नरसिम्हा राव। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए वो फेमस थे, है ना। और PV नरसिम्हा राव जी ऑल्सो सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश विच इंक्लूडेड तेलंगाना। तेलंगाना भी उस समय इंक्लूडेड था, उस वाले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। तो ए के साथ जो मैच होता है वो है 2। ए के साथ 2 मैच होगा आंध्र प्रदेश। तो हम सबसे पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं जिनमें ए के साथ 2 मैच नहीं है। तो देखिए आप, ऐसे सिर्फ 2 ऑप्शन हैं जिनमें ए के साथ 2 मैच हुआ है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है इनमें ही ए के साथ 2 मैच हो रखा है। ठीक है, दूसरा नाम जो दिया है वो है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश के मोरारजी देसाई हैं। 1977 में इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और प्रधानमंत्री बनने के पहले भी मोरारजी देसाई कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं एंड ही हेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो बी के साथ जो मैच होगा दैट इज नंबर 5, एंट्री नंबर 5। तो बॉम्बे, बॉम्बे का मतलब है जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात है, उस समय बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी। आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी थी और बाद में बॉम्बे स्टेट भी था। तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे कि बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र कब डिवाइड होकर बन रहा है, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो बी के साथ जो करेक्ट मैच है दैट इज एंट्री नंबर 5, बॉम्बे। बी के साथ सही मैच है बॉम्बे। तो हमने देखा था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे, सिर्फ ऑप्शन सी और डी बचता था। तो इसके साथ ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि सी के साथ
सी ऑप्शन में बी के साथ जो मैच किया वो है नंबर 1 अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। तो हमने देखा ये एलिमिनेशन टेक्निक, कुल 2 नाम को सही मैच करके हम अपने सही आंसर पर पहुंच गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बॉम्बे, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटका, चरण सिंह जी अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश एंड ऑनरेबल PM Narendra Modi ji served as the Chief Minister of Gujarat. Alright, so the right answer is option D. I hope आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पॉलिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज स्लैश जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, which of the following type of judge slash judges can be appointed in the Supreme Court of India। तो यदि आपने यूनियन जुडिशरी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं, यानी नंबर 1 तो सही है। लेकिन क्या एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस नहीं होते हैं। ठीक है, या तो जज होते हैं या तो फिर फॉर अ टाइम बीइंग एडहॉक जजेस होते हैं। तो नंबर 1 तो 2 है, लेकिन नंबर 2 फॉल्स है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्ना लिस्टेड जनवरी 2020 बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महारत्ना कंपनी कौन सी नहीं है इनमें से? तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है OIL, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को-चेयर्ड बाय whom? को-चेयर्ड बाय whom? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर इस कमिटी को चेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 करंट अफेयर का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ऑन विच डेट द ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFC was officially introduced by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑम्बड्समैन स्कीम कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब है 55 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 23 फरवरी 2018 को ये स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, लॉन्च नहीं, इफेक्ट में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इन फरवरी 2021 विच नेबर कंट्री फेस द कू? तख्ता पलट किस पड़ोसी मुल्क में हुआ है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट बनता है, इसलिए इसे पूछा गया है क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 56 का सही जवाब है ऑप्शन डी, म्यांमार या म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। म्यांमार की पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की आर्मी ने
वहाँ की जो स्टेट काउंसलर थी आंग सांग सू की, उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया, कू कर दिया, उनको हटाकर पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया। आंग सांग सू की को डेमोक्रेसी का एक बड़ा स्टालवर्ड माना जाता है। 1991 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। सो द राइट आंसर इज 56 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लौसाने। ठीक है, लौसाने में ये हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अभी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? और इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया, व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड नहीं पूछा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड पूछा है। और किसके लिए दिया जाने वाला अवार्ड? कोचेस के लिए। कोचेस के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड इसका सही जवाब नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश देती है विश्वामित्र अवार्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इसका सही जवाब है। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका ऑप्शन ए लगा दिया हो, बट ऑप्शन ए गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पूछा गया था। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, मध्य प्रदेश की आर्चरी एकेडमी कहां पर एस्टेब्लिश की गई? डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ने, खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने आर्चरी एकेडमी कहां एस्टेब्लिश की है? बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जबलपुर। जबलपुर में आर्चरी एकेडमी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। इस बार पॉलिटी और हिस्ट्री ने वाकई में लोगों को थोड़ा सा शॉक दिया है क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही अनकन्वेंशनल थे। तो 61 में स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल द रिसीट्स व्हिच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कैग की ड्यूटी होगी कि वो सारी रिसीट्स जो हैं जो कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगे उनको ऑडिट करें। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो कहता है द कैग शैल हैव अथॉरिटी to audit and report on the accounts of stores or stocks kept in any office or department of the union or state। क्या कैग इनको ऑडिट कर सकता है? सो द आंसर इज यस। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों यहां पर करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? पहले फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्टर अरविंद पनगरिया। मिस्टर अरविंद पनगरिया पहले वाइस
चेयरमैन थे नीति आयोग के। अच्छा, पहले सीईओ कौन थे नीति आयोग के? ये आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी वाइस चेयरमैन पूछा, हो सकता है अगली बार पहला सीईओ पूछ लें। ठीक है, और चेयरमैन कौन होता है आपको शायद जानकारी होगी। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो 63 पर आते हैं। हु इज not included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of state human rights commission? वो कमिटी जो रिकमेंड करती है, जो अनुशंसा देती है उन लोगों के नामों की जिनको चेयरपर्सन या फिर मेंबर बनाना है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो कौन नहीं है उसमें से? तो देखिए, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है डी, गवर्नर। गवर्नर रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, गवर्नर को रिकमेंडेशन एक कमिटी देती है, उस कमिटी में ऑप्शन ए बी सी में जो आप नाम देख पा रहे हैं वो तीनों होते हैं, लेकिन गवर्नर खुद उस कमिटी में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड बाय एन एग्रीव्ड पार्टी बाय डिसीजन ऑफ द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के किसी डिसीजन की अपील कितने दिन में सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है? ये है क्वेश्चन नंबर 64 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 90 डेज। इतना समय दिया जाता है किसी भी एग्रीव्ड पार्टी को कि यदि वो चाहती है एनजीटी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए तो 90 डेज का टाइम दिया जाता है ताकि वो ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा कर सकें। ठीक है, सो 90 डेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 65 देखते हैं। 65 पूछ रहा है, अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था ये एक्ट। ठीक है, उस समय पर यूपीआई की गवर्नमेंट थी, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनके कार्यकाल में ये एक्ट आता है। ठीक है, 2013 में ये एक्ट आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट? अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव? ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा डाइसिक है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्प्लिट है लोगों की ओपिनियन में। सो लेट अस वेट फॉर द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑफिशियल की ऑफ MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जब अपनी ऑफिशियल आंसर की निकालेगी तब इसका सही जवाब पता होगा। हालांकि इसका जो मुझे लगता है जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन डी, गढ़ा मंडला। गढ़ा मंडला को राजा वीर सिंह देव की राजधानी माना गया, लेकिन इसका मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएटेड एविडेंस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप डाउटफुल मानकर चलिए। बहुत सारे लोग अलग अलग इसके व्यूज़ हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ऑप्शंस इसको बता रहे हैं। मुझे लगता है इसका आंसर गढ़ा मंडला होना चाहिए, बट ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया, विक्ट्री ऑफ मांडू वाज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ। ठीक है, विक्ट्री ऑफ साउथ के लिए एक गेटवे है विक्ट्री ऑफ मांडू। ये स्टेटमेंट किसका है? सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने ये कहा था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑप्शन ए लगाया होगा ये सोचकर कि मलिक काफूर जो थे वो जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के, और उन्हीं को पूरा इंचार्ज बनाया गया था खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग डेक्कन का। बट ये स्टेटमेंट जो है ये अमीर खुसरो का है, ना कि मलिक काफूर का। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय, मेरे ख्याल से सबको इसका आंसर पता होगा, इट्स ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे कॉमन ट्राइब कौन सी है? सो अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, भील। ठीक है, भील इंडिया की सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइब है, या नंबर वाइज सबसे ज्यादा है, और मध्य प्रदेश की नंबर 1 है। इंडिया की यदि नंबर 1 की हम बात करें तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश की कॉमन ट्राइब, सो द राइट आंसर इज भील ट्राइब, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 71st क्वेश्चन हम देखते हैं। 71st क्वेश्चन अगेन एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। हमने पहले ही क्वेश्चन में एक एलिमिनेशन टेक्निक को देखा था, तो अब आगे से जब भी मैथ द कॉलम टाइप क्वेश्चंस है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, 71 का करेक्ट आंसर है सी। ए का सही मैच है 3, स्टेपीज इज इन रशिया। ठीक है, बी का सही मैच है 1, दैट इज पेरिस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी का सही आंसर है वेल्स इज इन साउथ अफ्रीका, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डाउन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 72 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया? टीक फॉरेस्ट से कवर्ड रहने वाला सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सो अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 72 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीक फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73rd क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसमें एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, और हमें ये देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका, बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय, चंदोली नेशनल पार्क गुजरात, और डी हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदोली नेशनल पार्क गुजरात। ये सही मैच नहीं है क्योंकि चंदोली नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में। ऑलराइट, सो 73rd का राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, 74th क्वेश्चन देखते हैं। 74th क्वेश्चन, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स? इंडियन मिनरल्स का स्टोर हाउस किस एरिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेटू, बी बुंदेलखंड, सी मालवा प्लेटू, डी बघेलखंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप लोग कमेंट में मुझे बताएं छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, और यदि आप देखेंगे तो वो सारे स्टेट्स मिनरल रिच स्टेट्स हैं। ठीक है, इसीलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, जो असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है जो असर्शन है, अगला स्टेटमेंट रीजन है, और हमें ये मैच करना होता है कि क्या असर्शन और रीजन जो दिए हैं दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, क्या पहला दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सो असर्शन सेज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या ये असर्शन सही है? तो जी बिल्कुल ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है व्हीट के, गेहूं के। रीजनिंग कहता है द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, 10 to 15 degree centigrade temperature during winter, and about 75 centimeter annual average rainfall are necessary for wheat production। क्या रीजन सही स्टेटमेंट है? ऑफ कोर्स ये भी एक सही स्टेटमेंट है। और क्या असर्शन की रीजनिंग सही है? क्या
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसलिए लीडिंग प्रोड्यूसर हैं क्योंकि उनके पास ये सारी क्वालिटीज हैं। सो ऑफ कोर्स यस, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So the right answer for 75th question is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Fine. ये था 75वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और 76वां क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री भूरीबाई इज फेमस फॉर A. पेंटिंग, B. म्यूजिक, C. डांस एंड D. राइटिंग। भूरीबाई को अभी बिल्कुल हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। ठीक है, पद्मश्री आप जानते हैं चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक लाइफ एक्सेट्रा के फील्ड में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि सम्मानों से पुरस्कृत करती है। सो मध्य प्रदेश की भूरीबाई को अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला। उनका संबंध किससे है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेंटिंग। भूरीबाई एक भील पेंटर हैं, भील ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं और भील ट्राइब की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग होती है जिसको कहते हैं हम पिथौरा। पिथौरा पेंटिंग के लिए भूरीबाई फेमस है। ठीक है, भूरीबाई भारत भवन भोपाल से एसोसिएटेड रही हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें शिखर सम्मान से भी पुरस्कृत किया है और देवी अहिल्या पुरस्कार और रानी दुर्गावती पुरस्कार से भी भूरीबाई सम्मानित हो चुकी हैं। ये चाहें तो आप लोग नोट कर लें ये। ठीक है, तो भूरीबाई पेंटिंग के लिए फेमस है। पेंटिंग का नाम है पिथौरा पेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 77th क्वेश्चन देखते हैं। 77th क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कैलाश सत्यार्थी को नोबल पीस प्राइज मिला था, नोबल पीस प्राइज दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और कमेंट में आप मुझे लिखकर बताएं उस मूवमेंट का नाम जिससे कैलाश सत्यार्थी जुड़े हुए थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। ठीक है, 78th क्वेश्चन है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया गया है और हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और एक तरह से और भी ये खास है। पहले इसका हम सही जवाब देख लेते हैं। 78 का सही जवाब है ऑप्शन बी, रीवा। इस पावर प्लांट को हम कहते हैं RUMSL, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, इस नाम से उसे जाना जाता है। रीवा में ये सिचुएटेड है और 750 इसकी कैपेसिटी है और साथ ही ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी दी जाएगी DMRC के लिए। दिल्ली मेट्रो के लिए भी कुछ प्रतिशत बिजली का दिया जाएगा जो इससे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 79th क्वेश्चन देखते हैं। 79th क्वेश्चन, Phangpui National Park in Mizoram is also known as which of the following? ऑप्शन ए ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, येलो माउंटेन या मीजो हिल पार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन। ठीक है, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो 79 का करेक्ट आंसर है ब्लू माउंटेन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं। इन February 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन। कौन से इवेंट के 100 वर्ष पूरे हुए और इसका सेलिब्रेशन हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये इवेंट पढ़ा होगा। 1921 में ये हुआ था। एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी चौरी चौरा नाम की जगह पे
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि चौरी चौरा इंसिडेंट से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शायद ऑप्शन में देखकर उसी मूवमेंट को लगाया होगा, लेकिन उस मूवमेंट की सेंटेनरी नहीं मनाई गई, बल्कि चौरी चौरा की सेंटेनरी मनाई गई। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था उस स्पीच में कि बहुत ही गलत तरीके से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, हमें चाहिए कि हम उस इवेंट को सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो ये था 80th का सही जवाब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी उसको बना दिया गया था। 81 पर आते हैं। अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें देखना है कि उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल बराबर सैलरी उनको मिलती है। दूसरा, द टर्म ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ Chief Election Commissioner of the Election Commission of India shall be for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years, whichever comes first. Absolutely right, this is the correct statement. Third statement पर आते हैं। An election commissioner may at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign from his office। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमिश्नर्स अपना रेजिग्नेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं देते हैं। किसको देते हैं, इसको याद रखने के लिए आप पॉलिटी का एक थंब रूल याद रखिए। थंब रूल ये कहता है पॉलिटी का या एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है वही अथॉरिटी आपको हटा सकती है, और यूजुअली जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है उसी अथॉरिटी को आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, या उससे हायर अथॉरिटी को, ना कि उससे नीचे वाली अथॉरिटी को। तो ये हुआ थंब रूल नंबर 1। और थंब रूल नंबर 2 हमारी इंडियन पॉलिटी का ये कहता है, ज्यादातर, मैं कह रहा हूं ज्यादातर, नॉट ऑल ऑफ देम, दिस इज नॉट अ जनरल रूल, दिस कम्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन इन जनरल पॉलिटी में आप देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, और इसीलिए ज्यादातर रेजिग्नेशंस भी किसको दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट को। तो ऑप्शन जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन नहीं दिया जाता, किसको रिजाइन दिया जाता है, प्रेसिडेंट को। थर्ड गलत है, 1 और 2 करेक्ट है। तो इसका सही जवाब होता है 81 का ऑप्शन ए। 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट। आई एम सो सॉरी, 81 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 82nd क्वेश्चन देखते हैं। विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। देखिए, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर था, लेकिन यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते तो इसका सही जवाब आप बना सकते थे। आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि ज़्यादातर लोग वो लिस्ट में दी हुई एंट्रीज को याद नहीं करते हैं, या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतनी सारी एंट्रीज को याद रखना। 7 शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट दी हुई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसको लिस्ट 1 कहते हैं, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1, 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस से कौन सी लिस्ट की कौन सी एंट्री डील करती है। तो अब मुझे ये आपको बताना शायद आवश्यक भी नहीं है, आप सब जानते हो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी कौन कराता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन नहीं कराती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसीजरल
मैटर से जितने भी लॉस बनते हैं वो बनाने का पावर है पार्लियामेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास. सो दैट मीन्स इट बिलोंग टू व्हाट, इट बिलोंग टू द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. तो लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, नहीं हो सकता सही जवाब. लिस्ट 2 अगेन ऑप्शन सी में, और लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट. तो ये तीनों ही ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो जाते हैं और इकलौता ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए, विच इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस. ठीक है, लिस्ट 1 एंट्री 72. आई एम श्योर आप में से किसी को भी ये एंट्री याद नहीं होगी, लेकिन लिस्ट 1 यदि आपको पता है कि वो यूनियन लिस्ट की बात करती है. स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोसीजर लेट डाउन करती है देश की संसद, पार्लियामेंट. ठीक है, एक एक्ट है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उससे गवर्न होते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए. आगे बढ़ते हैं और 83rd क्वेश्चन देखते हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन है. द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, डेट पूछ रहा है जी. मध्य प्रदेश की राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हो रहा है? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. 73rd और 74th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट था मध्य प्रदेश. ठीक है, पंचायती राज और लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह से रिलेटेड जो अमेंडमेंट था. ठीक है, तो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन बन रहा है 1 फरवरी 1994 को. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू 83rd क्वेश्चन. 84th क्वेश्चन पर आते हैं. A joint public service commission may be established for 2 or more states. JPSC कब बन सकती है? 84th क्वेश्चन ये पूछ रहा है. ऑप्शन ए कहता है if respective states agree in this regard. ठीक है, 2 स्टेट्स यदि एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कॉमन पीएससी हो सकती है, या फिर पंजाब और हरियाणा एग्री हो जाए कि हाँ हमारे लिए कॉमन पीएससी बना दो, या फिर दूसरा पार्लियामेंट अपॉइंट्स जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय लॉ. सो ए और बी दोनों करेक्ट यहां पर हो जाते हैं, है ना. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. 84th का सही जवाब है ऑप्शन सी. कुछ लोगों ने शायद इसमें सिर्फ ए लगाया होगा, कुछ लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा. तो ए और बी दोनों सही है, दोनों साइमल्टेनियसली सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. 85th क्वेश्चन पर आते हैं. Under which provision the Madhya Pradesh Public Service Commission has been constituted? ठीक है, मध्य प्रदेश की पीएससी एमपीपीएससी कब बन रही है, या आई एम सॉरी किस प्रोविजन के अंतर्गत बन रही है? ठीक है, इसका सही जवाब है 85th का सेक्शन 118 क्लॉज 3 ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के धारा 118 सब क्लॉज 3 में ये बनाई जा रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं. 86th क्वेश्चन. What was the real name of national poet बाल कवि बैरागी? बाल कवि बैरागी का असली नाम क्या था? राष्ट्र कवि थे बाल कवि बैरागी, मध्य प्रदेश से आते थे, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहे, राज्यसभा आदि के मेंबर भी रहे हैं, है ना. तो इनका असली नाम था नंद रामदास. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू 86th क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 87th क्वेश्चन देखते हैं. इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7 सीज 9 नारायणा एंड 84 महादेव इज कंप्लीटेड? 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेवों की परिक्रमा किस शहर में होती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उज्जैन. उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में ये परिक्रमा होती है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88th क्वेश्चन। द पोएट ऑफ किंग भोज हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वाज। राजा भोज के दरबार में ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? इसका सही जवाब है डी, धनपाल। ठीक है, धनपाल वे कवि थे जिन्होंने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। राजा भोज के वे दरबार में कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89th। इट वॉज ऑल्सो द एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम क्या था? 89th का सही जवाब है ए, काकनम। ठीक है, काकनम सही जवाब है। बाकी के जो 3 नाम आप देख पा रहे होंगे, वित्रवती, बेसनगरी और दशपुर, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं ये किन शहरों के प्राचीन नाम हैं। यदि वो 3 आपको पता होते तो शायद आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी ऑप्शन ए सही लगा सकते थे। ठीक है, 90th क्वेश्चन एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन था और बहुत सारे लोगों ने इसलिए वो गलत कर दिया क्योंकि इतना ऑब्वियस कोई कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तात्या या तांत्या भील? स्पेलिंग वाज TANTYA और ऑप्शन दिए थे ए TANTIA, तांतिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था गणपत, बिजनिया और तंद्रा। तो इतना ऑब्वियस सवाल कोई कैसे पूछ सकता है, ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब ए नहीं दिया होगा, लेकिन MPPSC ने बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए, तांतिया। तांत्या भील का असली नाम तांत्या ही था, बस स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 91st क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स आर, नंबर 1 इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, नंबर 2 इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस करस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड्स, नंबर 3 इट इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस एंड कॉमालेस। ये 3 दिए हुए हैं। चौथा है इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस थे 91 का, और जो ये 4 स्टेटमेंट थे और अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, बी कह रहा है 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, सी कह रहा है 1, 2 एंड 3 ओनली, डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। सो 91st का सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, सो 91st का सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92nd देखते हैं। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी को बन गया होगा क्योंकि ये बहुत न्यूज में था। अभी कोविड के सबक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे। ठीक है, पूना में ये सिचुएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93rd क्वेश्चन देखते हैं। द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 94th क्वेश्चन। द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो इज? ठीक है, अल्फोंसो एक पोर्चुगीज मैंगो की ब्रीड है और नीलम एक इंडिजीनियस ब्रीड है। इन दोनों को हाइब्रिड करके एक आम बनाया गया है। उसका सही जवाब है सी, रत्ना। ठीक है, अल्फोंसो मैंगो को रत्नागिरी आम भी लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है उसका नाम है रत्नागिरी, वहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रत्ना। फाइन, आगे बढ़ते हैं 95th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? जननी सुरक्षा योजना, ध्यान से आप क्वेश्चन ही पढ़ेंगे तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। ऑप्शन ए कहता है रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, बी टू एनकरेज पीपल टू यूज सेफ सेक्सुअल मेथड। अरे भाई कैसे हो सकता है ये? अगला
टू प्रोवाइड पेंशंस टू विडो वुमेन, नहीं ये भी नहीं हो सकता। टू प्रोवाइड शेल्टर्स टू पुअर पीपल, कैसे हो सकता है भाई, जननी का क्या लेना देना इससे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, 95th का सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 96th क्वेश्चन देखते हैं। 96th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया, इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये किन हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार एंड डॉक्टर एस.एन. सेन। इन लोगों के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में या टॉपिक्स में, आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे। इनका ये स्टेटमेंट था कि नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी में उसका जन्म हो रहा था। ठीक है, 97th क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि हिस्ट्री इस बार अच्छे लेवल की आई है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस इस बार इंडियन हिस्ट्री में नहीं पूछे गए। सो 97th क्वेश्चन था, हु वाज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन इन 1857 wrote that nobody in the North India looks at white men's car with friendly view। कोई भी उत्तर भारतीय व्यक्ति किसी गोरे की कार की तरफ मित्रवत नजरों से नहीं देखता, अर्थात एक गुस्सा था पूरे नदन इंडिया में, ऐसा लिखा गया टाइम्स न्यूज़पेपर में 1857 में। और ये लिखने वाले जो सज्जन थे वो थे W.H. रसेल। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 98th पर आ जाते हैं, हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, कोट द रूलर सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक, अनकोट। ये बात किसने कही थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। कितने स्टेट और यूटीज बनाए गए थे, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा इसका जवाब है ऑप्शन ए, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर देखते हैं। व्हेन वाज द स्पेशल राइट्स एंड प्रिवी पर्स enjoyed by the Indian princely states abolished। देखो आप सभी जानते होंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का, या पॉलिटी का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। जब हमारे देश का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, जो सरदार पटेल की लीडरशिप में और पंडित नेहरू जी के अगवानी में हो रहा था, देश आज़ाद हुआ, साथ में एक और दूसरा देश आज़ाद हुआ, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और साथ ही आज़ाद हुई थी 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें, और उन रियासतों को भारत संघ में, यूनियन ऑफ इंडिया में मिलाने का काम दिया गया था सरदार पटेल साहब के साथ। और एक डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया गया था उन सारी प्रिंसेस से, उन सारी प्रिंसली स्टेट से, कि आप जो है भारत संघ का हिस्सा रहेंगे, अपनी अपनी सॉवरेनिटी आप सरेंडर कर रहे हो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन इसके बदले में उनको बहुत सारे कंसेशंस, पेंशंस, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, जिनको कहा जाता था प्रिवी पर्सेस। ठीक है, और ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। फिर उन नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनती हैं, तो उनका कहना था कि भाई ये तो डेमोक्रेसी है, इसमें इन मोनार्क्स को इतने क्यों स्पेशल राइट्स देने, भाई आर्टिकल 14 है हमारे यहाँ, तो आर्टिकल 15 है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ है, क्यों देना ये सब वायलेटिव है 14 और 15 का, बंद करो ये सब। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी ने प्रिवी पर्सेस खत्म कर दिए। तो देखिए 1949 तक तो प्रिवी पर्सेस थे ही नहीं, 1950 के टाइम पर भी रहे होंगे, 62 के टाइम भी नेहरू जी थे,
इंदिरा गांधी जी थी 1971 में, तो इसका सही जवाब है डी 1971। इस टाइम पर एक और बड़ा इवेंट हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस, ये दो बड़े काम इंदिरा गांधी जी ने किए थे। हालांकि वो कोर्ट में चैलेंज भी हुए थे और काफ़ी कुछ एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री थी विच वॉज फॉलोड बाय दी एमरजेंसी, ठीक है। तो 1971 इसका सही जवाब है। एक बहुत ही फेमस केस भी था जिसने इस अबॉलिशन को चैलेंज किया था, उस केस का नाम था माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 AIR, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें माधवराव सिंधिया ने इस स्टेप को चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई बिल्कुल ठीक तो है, फाइन। तो प्रिवी पर्सेस 1971 में खत्म किए गए। सो दिस वाज अ टेंटेटिव आंसर की टू 51 to 100 क्वेश्चन ऑफ सेट डी। आई होप आपको ये आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगे होंगे। यदि आपको ये सारा आंसर्स, इसका एनालिसिस और ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस आगे लेकर आते जाएं। Thanks for joining us. Have a great day and all the very, very best to all the people who appeared in the exam. Thank you so much.